नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969608608960455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज के इस लेक्चर में हम लोग 29 नवंबर के करंट अफेयर्स को स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले आर्टिकल से। हमारा सबसे पहला आर्टिकल है श्री गुरु तेग बहादुर, पॉक्सो एक्ट, एमजी नरेगा, डेटा प्रोटेक्शन, सेस एंड सरचार्जेस एंड इश्क। सबसे पहला आर्टिकल है श्री गुरु तेग बहादुर। देखिए, श्री गुरु तेग बहादुर जी के बारे में मैं क्यों यहाँ पर बता रही हूँ, क्योंकि रिसेंटली ही हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो है श्री गुरु तेग बहादुर जी को अभी उनके जो है शहादत दिवस पर एक जो है वो ट्रिब्यूट, श्रद्धांजलि जो है यहाँ पर वो पे करी है। तो उसी के बारे में ये पूरा आर्टिकल है, श्री गुरु तेग बहादुर जी के बारे में। तो श्री गुरु तेग बहादुर जो है ये कौन थे, इनका क्या रोल था यहाँ पर, ये इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे एग्जाम के लिए, इनको मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी कि ये हमें क्यों पढ़ने हैं। देखो, ये वो पर्सन है जिन्होंने औरंगजेब के सामने झुकने से मना कर दिया था। सबने सुना है ना इनकी थ्योरी के बारे में, आपने मुगल एम्पायर के बारे में भी पढ़ा होगा। ये जो पूरे 10 गुरु थे उनमें से 9th नंबर के गुरु थे, और साथ ही साथ जो है 1675 तक गुरु जो सिख के लीडर भी हुआ करते थे। ये जो पर्सन है इनको जो है इनका शहीदी दिवस कहा जाता है 24 नवंबर को। साथ ही साथ इन्होंने जो है दिल्ली के चांदनी चौक गुरुद्वारा शीशगंज साहिब में इनका जो है एग्जीक्यूशन, यहाँ पर इनको मारा गया था। ये जो है अमृतसर में जहां पर इनका जन्म हुआ था, और गुरु हरगोबिंद सिंह के ये जो है सबसे छोटे बेटे थे। साथ ही साथ ये बहुत ज्यादा फियरलेस थे, ये बिल्कुल निडर योद्धा माने जाने वाले थे। जो 116 जो है इनके जो भजन है यहाँ पर वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखे हुए हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब क्या है, ये गुरु जो है उनकी एक बहुत ही रिलीजियस बुक है। इनको औरंगजेब द्वारा जो है वो 6th मुगल एम्परर जो थे औरंगजेब जो कि बहुत ज्यादा क्रूअल राजा में से एक थे, उन्होंने इनको यहाँ पर दिल्ली के गुरुद्वारा शीशगंज साहिब, गुरुद्वारा रकाबगंज, इन्हीं के ऊपर बनाए गए हैं, जहां पर उनको यहाँ पर मारा गया था, जहां पर उनकी हत्या की गई थी या उनको एग्जीक्यूट किया गया था वहीं पर ही। और इस दिन को हम क्या कहते हैं, इस दिन को हम कहते हैं शहीदी दिवस। ठीक है, ये जो गुरुद्वारा है ये इन्हीं की याद में बनाया गया है। मैं भी यहाँ पर होके आ चुकी हूँ, क्योंकि मैं तो दिल्ली में ही रहती हूँ। मैं भी यहाँ पर होके आ चुकी हूँ ये गुरुद्वारे में। तो ये 24 नवंबर को इनका शहीदी दिवस मनाया जाता है। और साथ ही साथ ये जो पूरा एक ये एक बहुत ज्यादा ट्रैवलर थे, तो साथ ही साथ इन्होंने बहुत सारी चीजें भी बनाई, जैसे चक नान की, पंजाब के अंदर, जो कि बाद में पंजाब का आनंदपुर साहिब का ही यहाँ पर हिस्सा बन गया। हिंद की चादर जो है वो भी इन्होंने यहाँ पर बनाई थी, और इनको ही बहुत ज्यादा इनके इनके जो भी आइडियल्स थे उनके लिए इनको जाना जाता है। इनको जो है बहुत सारी चीजें आती थी, इनको गुरुमुखी, हिंदी, संस्कृत, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने, बाबा बुद्ध थे, उन्होंने इनको ट्रेन किया था तलवारबाजी के अंदर, साथ ही साथ इनको तीर कमान के अंदर, आर्चरी के अंदर, तीर कमानी में, इन सब में इनको काफी ज्यादा ट्रेन किया गया था। साथ ही साथ इनको जो है, जो इनकी ब्रेवरी थी ना, इसीलिए इनका नाम पड़ा था तेग बहादुर। बहादुर का नाम पड़ने का रीजन ही यही था। समझ रहे हैं इस चीज को? तो ये सब याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है। गुरु तेग बहादुर, हमारे एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इनकी बर्थ एनिवर्सरी पर भी और इनकी डेथ एनिवर्सरी पे क्वेश्चन आ सकता है। साथ ही साथ ये वही पर्सन है, जैसे कि कभी आप लोग गुरुद्वारे गए होंगे तो आपने लंगर जरूर खाया होगा, है ना, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो वो जो लंगर है ना, वो लंगर इन्होंने ही स्टार्ट करवाया था, कि जितने भी पुअर पीपल है, हंगरी पीपल है, उनके लिए यहाँ पर लंगर की एक सुविधा यहाँ पर उपलब्ध कराई जाए। साथ ही साथ जी कश्मीर में भी गए थे। कश्मीर में जाके इन्होंने देखा कि भैया जो नॉन मुस्लिम्स लोग हैं उनके साथ किस तरीके का बर्ताव किया जाता है। ठीक है, और इन्होंने बहुत सारे श्लोक भी लिखे थे। इन्होंने जो पंजाब की आनंदपुर साहिब सिटी है उसको भी फाउंड किया था।
तो ये सारी चीजें इन्होंने यहाँ पर करी थी। और जब इनके बहुत फॉलोअर्स हो गए थे, इनकी संघ बहुत बढ़ने लग गई थी, तो ये बात जो है वो औरंगजेब को पसंद नहीं आई। तो क्या हुआ यहाँ पर कि उन्होंने जब उनको बुलाया, यहाँ पर इकट्ठा कराया और उनका धर्म चेंज कराने की बात कही, तो इन्होंने इस चीज के लिए जब मना किया, इसी चक्कर में इनकी यहाँ पर जो है वो डेथ हो जाती है। ठीक है। और वहीं पर ही फिर इनको शाह जो है गुरुद्वारा सीसगंज साहिब 1783 में, वहीं पर इनका सीसगंज, जहाँ पे इनका सीस काटा गया था, मतलब कि सर धड़ से अलग किया गया था। ठीक है। और जो इनके बड़े बेटे गुरु गोविंद सिंह जो थे, वो सिर्फ उस समय जो है 9 साल के थे जब इनको यहाँ पर मारा गया था। और गुरु गोविंद सिंह जो है वो यहाँ पर 10th सिख गुरु बनते हैं। ठीक है। और फिर ये खालसा की फाउंड करते हैं, और फिर मुगल्स की अथॉरिटी को भी चैलेंज करते हैं। तो यहाँ से ये चीज जो है वो निकल के आई। ठीक है। ये याद रखिएगा सारी चीजें। गुरु नानक देव जो है वो फर्स्ट थे जिन्होंने यहाँ पर जो है सिख की स्थापना करी। फिर गुरु अंगद सिंह, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोबिंद, हरकृष्ण, तेग बहादुर एंड गुरु गोविंद सिंह। इस तरीके से इन्होंने ये पूरा गुरु जो है 10 गुरुओं की यहाँ पर लिस्ट है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा पॉस्को एक्ट। पॉस्को एक्ट यहाँ पर किसके ऊपर बात करता है? पॉस्को एक्ट एक, पहले तो इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। पॉस्को की फुल फॉर्म होती है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। पॉस्को एक्ट, पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट बेसिकली ये जो है किसके लिए है? जो हमारे बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, उनको सेक्सुअल हरासमेंट से बचाना है। ठीक है। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई एक बच्चा मेल है या फीमेल है, ऐसा नहीं है। 18 वर्ष से कम हर एक बच्चे को यहाँ पर प्रोटेक्शन देना, ये नहीं देखा जाएगा कि वो मेल है या फीमेल है। 2012 में ये एक्ट आया था और इसको अभी 10 साल कंप्लीट हो गए हैं, इसलिए मैंने ये वाला टॉपिक यहाँ पर ऐड करा। ये किसके लिए बात करता है? ये पूरा का पूरा एक्ट बात कर रहा है कि जितने भी बच्चे हैं उनके साथ अगर किसी भी तरीके का सेक्सुअल हरासमेंट होता है, कुछ भी उनको ऐसा गलत कुछ भी उनके साथ होता है, तो इस प्रकार की चीजों के लिए जो है वो एक अलग से चाइल्ड प्रोटेक्टर प्रोवाइड किया जाएगा इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस के अंदर। 1 साल के अंदर अंदर उसका रिजल्ट भी अनाउंस किया जाएगा, उस पूरे केस को सॉल्व किया जाएगा। ये पूरा एक्ट आया था 2012 में। 2012 में मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड विमेन डेवलपमेंट ने इसको यहाँ पर पूरा पास किया था। और इसमें लिखा था कि भाई 2 महीने में एफआईआर करके पूरा सॉल्व करना है यहाँ पर, जो भी एक बच्चा 18 साल से कम का है। ठीक है। तो ये पूरा जो एक्ट है उसके बारे में आप यहाँ पर समझेंगे। अगर इस तरीके का कुछ भी प्रॉब्लम किसी भी बच्चे के साथ होती है, तो उसके लिए कोई स्पेशल कोर्ट, उसके लिए जो है संबंधित एक अलग से विशेष न्यायालय होंगे जो उनके मैटर्स को यहाँ पर चेक करेगा। और साथ ही साथ जो एनसीआर, सॉरी एनसीपीसीआर करके जो एक एक्ट आया था, वो है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। इसके ही इसी को लागू करने के लिए पॉक्सो एक्ट आया है, जो कि एक तरीके से यहाँ पर एक नए रूप में बच्चों के लिए एक चीज लेकर के आया है। ठीक है। यहाँ पर रिसेंटली यहाँ पर जो है बहुत सारे हाई कोर्ट्स ने भी यहाँ पर ये बोला है कि भाई कर्नाटका हाईकोर्ट ने जैसे बोला है कि इस एक्ट के अंदर थोड़ा एज को रिवाइज किया जाना चाहिए, ऐसा भी बोला उन्होंने। ठीक है। पर ये है कि अभी ये सब चीजें इन्होंने यहाँ पर बोली है, इन्होंने सीधा सीधा यही बोला है कि आपको अगर किसी भी प्रकार का कोई पोर्नोग्राफिक चीजें दिखाई जाती हैं तो आपको कितने साल की सजा रहेगी। लेकिन अभी यही है कि इस एक्ट को थोड़ा सा चेंज भी किया गया था। 2012 में ये पास हुआ था, लेकिन 2019 में इसमें चेंजेस भी किए गए थे। ठीक है। तो वो भी अलग थोड़ा सा चेंज हुआ था कि ये बोला था कि भाई जितने भी ऐसे ऑफेंसेस हैं उनको रिपोर्ट कराना जरूरी है। और अगर किसी भी बच्चे के लिए या फिर किसी और पर्सन को यहाँ पर जो है एक तरीके से आप कह लो कि बदनाम करने के लिए अगर कोई ऐसा करता है, तो वो भी आपको एक आपका झूठी आप शिकायत करते हो तो भी आपके लिए एक अपराध किया जाएगा, अपराध माना जाएगा यहाँ पर। साथ ही साथ यहाँ पर जो भी एक बच्चे जो भी जिसके साथ भी पीड़ित है, जिसके साथ भी गलत हुआ है, उसको यहाँ पर कंपनसेशन भी दिया जाएगा और उसको वहां पर मुआवजा भी दिया जाएगा। साथ ही साथ इसके अंदर ये जो पूरा एक्ट है, आज के समय में ये पूरा एक्ट यहाँ पर, ये आप यहाँ पे पढ़ेंगे। इस चैलेंजेस भी मैंने यहाँ पर वैसे तो नोट करे हैं इधर।
आप इसमें यहाँ पे पढ़ेंगे। इस एक्ट के बारे में अगर मैं बताऊं तो भाई आज के समय में इस एक्ट की सिचुएशन क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, ये सबसे बड़ी बात और सबसे बेहतर चीज ये है इसके अंदर कि यहाँ पर ये बताता है कि जेंडर के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है। ठीक है। और ये चीजों में और किस चीज में ये बताता है, ये कहता है कि भाई हर एक को डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है। तो मैं आपसे पूछूं ये कौन से आर्टिकल को इफेक्ट देता है, तो वो आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 को ये इफेक्ट देता है और ये बताता है कि हर एक को डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है। और साथ ही साथ इसमें जो है आज के समय में बहुत ज्यादा केसेस भी बढ़ रहे हैं। इनके लिए हमें जरूरत है कि हम एक अलग से एक्ट पास करें, तो बस उसी के लिए सरकार ने ये चीज यहाँ पर करी। ठीक है। इसकी वजह से लीगल इकोसिस्टम जो है वो थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो एक एज डिफाइन कर दी है। दूसरा यहाँ पर जो अगर जो पीड़ित बच्चा है, अगर उसका जो उसने जो बात कही है अगर वो विश्वसनीय है, तो ही वहां पर जो है उसके ऊपर जो गवाही है उसकी वो सच्चाई मानी जा सकती है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है अब हुआ क्या प्रॉब्लम कि पॉक्सो एक्ट आने की वजह से पॉक्सो एक्ट और आईपीसी इनके बीच में जो प्रॉब्लम है ना, वो जो है वो देखने में थोड़ा सा गड़बड़ सी आने लगी थी। हुआ ये भी था कि अ, अगर कोई बच्चा फॉल्स कंप्लेंट कर देता है, झूठी शिकायत कर देता है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर उस बच्चे के खिलाफ कोई पनिश हो जाएगी, क्योंकि बच्चा है वो यहाँ पर उसको इतनी चीजें यहाँ पर नहीं समझ में आएंगी, तो यहाँ पर उसको इसकी चीज से दूर रखा गया है। साथ ही साथ ये पॉक्सो एक्ट ये कहता है कि अगर आप किसी भी लेस देन 18 ईयर्स की एज से हो और आप किसी विमेन के साथ जो है वो यौन संबंध यहाँ पर बना लेते हो, तो वो एक रेप में नहीं आएगा। या फिर अगर एक मैन है जो कि अपनी वाइफ, जो कि उसकी 15 साल से ऊपर की एक उसकी वाइफ है, वैसे तो अब उन लीगल एज ही डिफाइन कर दिए दोनों के लिए 21 साल, लेकिन अगर कोई वाइफ है उसकी वो 15 साल की एज से ज्यादा है, तो वो भी रेप नहीं कहलाएगा। ठीक है। तो ये लीगली इन्होंने इन चीजों को काफी ज्यादा इम्प्रूव करा है और यही कोशिश करी है कि हम इसके अंदर जो है पॉक्सो एक्ट में ऑन एन एवरेज 509 दिनों में इसको यहाँ पर सॉल्व कर दिया जाता है। ठीक है। और जब सिर्फ चंडीगढ़ और वेस्ट बंगाल ही ऐसे इलाके हैं जहां पर जो है 1 साल से भी कम में, ऑलमोस्ट 1 साल के अंदर अंदर आपको सॉल्यूशन भी दे दिया गया है। ठीक है। इसके बाद प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आती है कि जब जैसे कि चार्जशीट बनाना, एफआईआर दर्ज करना, इन्वेस्टिगेशन करना, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि हर एक इलाके में इसके लिए स्पेशल कोर्ट बने हुए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर जगह पे सेक्शुअल जो है वो स्पेशल कोर्ट यहाँ पे नहीं बने हुए हैं। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स यहाँ पर इन स्पेशल कोर्ट्स में हो, ये भी हर जगह पे नहीं है। प्लस जो एक्ट में टाइमलाइन लिखी है 1 साल, वो भी यहाँ पर नहीं पूरा किया गया है। विक्टिम्स को कंपनसेशन भी टाइम पे नहीं मिलता है, लोगों को पॉक्सो एक्ट के बारे में उतनी जानकारी भी नहीं है, और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी भी यहाँ पर कमी है। तो ऐसा है कि बस जो पॉक्सो एक्ट है लिख तो दिया उन्होंने कि स्पेशल कोर्ट यहाँ पर होने चाहिए, 1 साल में इसको सॉल्व भी कर देना चाहिए, लेकिन जितना नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं उसके तहत यहाँ पर मैकेनिज्म जो पूरा यहाँ पर प्रक्रिया है वो उतनी इफेक्टिव यहाँ पर जोरदार नजर में नहीं आई है। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है इन्वेस्टिगेशन भी उतनी जो है वो तरीके से नहीं हुई है। ठीक है। और क्योंकि लोग जो है अभी जो भी हमारी जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है वो उतना ज्यादा अभी परिचित नहीं है इन सारी चीजों से, तो परिचित ना होने की वजह से जो है सही तरीके से यहाँ पर जानकारी नहीं हो पाती है, या तो रॉन्ग थ्योरी चली जाती है। ठीक है ना। तो इस तरीके की चीजें यहाँ पर हो रही है। चैलेंजेस हमारे सामने काफी है इसको इम्प्लीमेंट करने में, जैसे कि जो सेक्शन 19 है इस पॉक्सो एक्ट का, वो ये कहता है कि आपको रिपोर्ट कराना ही यहाँ पर जो है वो पॉक्सो एक्ट के तहत आपको यहाँ पर जो भी है रिपोर्ट कराना ही आपका अपराध हो जाएगा। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिपोर्ट कराना ही आपका एक अपराध के रूप में मान लिया जाएगा। ठीक है। वो यहाँ पर जो है जितने भी लोग यहाँ पर इसको अपराध को बताने के लिए आ रहे हैं, वो या तो लोकल पुलिस या स्पेशल जुवेनाइल पुलिस के पास यहाँ पर रिपोर्ट की जानकारी उपलब्ध करवाने जा सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर लोग कई बार ऐसा होता है, जैसे कि आपको पता भी है कि लोग जो है वो पुलिस केस का नाम सुन के ही डर जाते हैं। ऐसे बहुत जगह पे और बहुत जगह आपने अपने आसपास भी ये चीजें बहुत सुनी होंगी कि इस तरीके से लोग जो है वो पुलिस का नाम सुन के ही डर जाते हैं और वो ऐसे केसेस में पढ़ना नहीं चाहते हैं। ऐसा बोलते हैं ना कि हम पुलिस के चक्कर नहीं काटना चाहते, हम पुलिस के केसेस में पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी इसकी एक प्रॉब्लम है कि ये प्रॉब्लम एक यहाँ पर हो रही है कि भाई पुलिस केस यहाँ पर हो जाता है, तो उसके तहत यहाँ पर लोग उससे डरते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस पूरे केस को लेकर के। तो ये है आपका पॉक्सो एक्ट,
पॉक्सो एक्ट बेसिकली सिर्फ एक ही पर्पस के लिए काम करता है। पॉक्सो एक्ट जो है वो एक बच्चे को किसी भी तरीके से हम बचा सकें, उसके साथ किसी भी तरीके का कुछ गलत हो रहा है तो वो सबके सामने लाके उसके लिए जस्टिस मांग सके, यही उसका मेन ऑब्जेक्टिव है, जो कि 18 साल में यहाँ पर बताता है, जिसके अंदर सेक्सुअल हरासमेंट, पोर्नोग्राफी ये भी इंक्लूडेड होता है। और इन सब पूरे में मैं आपको पूरा एक बार ना इसका पूरा एक समरी बता देती हूँ। इसमें रोल पूरे पूरे में पुलिस का क्या होता है। पुलिस यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन में पूरा काम करती है, देखती है यहाँ पर कि प्रोटेक्टर की तरह काम करती है, ठीक है। और साथ ही साथ पुलिस को ही यहाँ पर अगर ऐसी कोई जानकारी मिलती है तो पुलिस को ही वहां पर उस बच्चे के लिए जो उस समय की मेडिकल इमरजेंसी आई है उसमें जो भी एड चाहिए, मेडिकल एड प्रोवाइड करने हैं, बच्चे को शेल्टर देना है, बच्चे को जो है लेके जाना है CWC के पास। CWC क्या होता है? चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। वो सब कुछ यहाँ पर पुलिस ने ही काम करना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये जो चीजें हैं वो इसमें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। और इससे जुड़ी हुई काफी सारी यहाँ पर जो है जजमेंट्स भी रही हैं, अलग अलग प्रकार की जजमेंट्स इससे जुड़े हुए रही हैं बहुत सारे। ग्लोबली लेवल पे भी इसके यहाँ पर जो है वो एग्जाम्पल रहे हैं। जैसे कि एक यूके में सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट आया था जिसके अंदर ये बोला था कि टच करना, टच किसी भी पार्ट ऑफ बॉडी को कर सकते हैं, ठीक है, वो भी एक सेक्सुअल ऑफेंस का ही पार्ट होगा, ठीक है। तो ये भी एक याद रखिएगा, इसमें इससे क्वेश्चन बन सकता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम जिसका नाम है MG नरेगा। MG नरेगा स्कीम के बारे में सब लोगों ने बहुत बार सुना होगा। आज की क्लास में मैं आपको MG नरेगा के बारे में पूरा एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारे नए पॉइंट्स भी जानने को मिलेंगे। तो अभी क्या है कि MG नरेगा जो है इसके लिए सरकार ये कह रही है, एक कमेटी बना रही है ताकि रिव्यू किया जा सके कि हमने जो MG नरेगा अनएम्प्लॉयमेंट को हटाने के लिए एक स्कीम यहाँ पर जो है चलाई थी उसका क्या यहाँ पर रिजल्ट रहा है। तो भाई आप लोगों को सबने पढ़ा हुआ है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये एक ऐसी स्कीम है पार्लियामेंट ने जो पास करी थी, जो ये कहता है 2005 में कि हर एक व्यक्ति को, हमारे भारत में हर एक व्यक्ति को क्या मिलना चाहिए? राइट टू वर्क। कौन सा आर्टिकल है ये? आर्टिकल 41 DPSP, ठीक है, जिसमें क्या कहता है कि 100 दिन का आपको गारंटीड जो है वो यहाँ पर अधिकार मिलेगा ही मिलेगा। जो भी एक घर के अंदर, परिवार के अंदर एक मुखिया है उसको यहाँ पर ये एक बंदे को तो यहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा। क्या काम करने के लिए? मैनुअल वर्क करने के लिए, अनस्किल्ड मैनुअल वर्क के लिए। ये एक तरीके का डिमांड ड्रिवन है, मांग के ऊपर आधारित है कार्यक्रम। जिस चीज की जितनी मांग होगी उसके हिसाब से उसको वहां पर काम में दे दिया जाएगा। चाहे सड़क बनाने के लिए होगा, ठीक है, 5 किलोमीटर के दायरे में एक पर्सन के पास किसी भी एरिया में उसको काम के लिए दिया जा सकता है, और उसको मिनिमम वेजेस भी तहत तो यहाँ पर बताए गए हैं वो उसको दिए जाएंगे। और इस पूरे को यहाँ पर जो है वो जो अप्लाई करती है वो कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। शहरी विकास मंत्रालय जो है वो इसको यहाँ पर उपलब्ध कराता है। और अगर किसी भी पर्सन को 15 दिनों के अंदर, जब उसने यहाँ पर अपनी रिपोर्ट दी और 15 दिन के भीतर उसको यहाँ पर रोजगार नहीं उपलब्ध कराया गया तो उसको बेरोजगारी भत्ता यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। और ये सारा जो वेज रेट होते हैं कि कितना मिलेगा, मिनिमम कितना रहेगा, वो सब शिमला में लेबर ब्यूरो है उसके हेडक्वार्टर्स, वहां पर ये सारा कुछ पूरा प्रकाशित होता है। और हर जगह जो है यहाँ पर इसमें क्या होता है कि पूरा पैसा स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर देती है, ठीक है, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर देती है MG नरेगा के तहत। और जो बाकी जो इक्विपमेंट और मशीनरी चाहिए होती है, जैसे कोई डैम बनाना है, कोई रोड बनाना है, कोई रेलवे ब्रिज का काम है, अगर ये सब काम यहाँ पे किए जाते हैं तो ये सब कामों के लिए 75% जो है वो कौन देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। और स्टेट गवर्नमेंट का काम क्या होता है? स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर पूरा चेक करेगी, ऑडिटिंग भी देखेगी, पूरे पैसों का लेन देन, पूरे पैसों के ऊपर चीजें, सारा कुछ ये देखेगी वहां पर। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो है वो एक जो भी ऑडिटिंग करनी है, जो भी पूरा उसके लिए लेखा परीक्षा करनी है वो यहाँ पर चेक करेगी, ठीक है।
इसके अंदर क्या क्या प्रोग्राम चलाए जाते हैं मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे बेयर फुट टेक्नीशियन, ठीक है, इसमें क्या होता है, ये भी एक एमजी नरेगा के तहत ही स्टार्ट कराया गया था, जिसमें एक एजुकेटेड पर्सन जो है वो यहाँ पर जो है अपने टेक्नीशियन के रूप में यहाँ पर, जो कम से कम 10th स्टैंडर्ड पास होगा यहाँ पर, उसको क्या बोला जाएगा, अगर वो 10th पास भी है यहाँ पर तो उसको बेयरफुट टेक्नीशियन के नाम से जाना जाएगा, और उसको वहां पर जो है जो भी काम करवाना है उसका काम के ऊपर एक चीज यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, अगर एक एरिया में बेयरफुट टेक्नीशियन है तो उसको जल्दी से काम यहाँ पर उपलब्ध करा दिया जाएगा, और ये एससी एसटी और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्वेशन भी यहाँ पर प्रोवाइड होती है। ऐसे एक नया प्रोजेक्ट आया था, प्रोजेक्ट लाइफ। प्रोजेक्ट लाइफ क्या होता है, इसमें क्या है, लाइफ का मतलब है लाइवलीहुड्स एंड फुल एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार में आजीविका। इसमें क्या होता है कि आप जो है कि आप जो है अपने अपनी जो अपनी जो भी आप अपनी अभी रोजगार में शामिल है, ठीक है, आप रोजगार में शामिल हो, आप पार्शियली रोजगार हो, ठीक है, आप अभी आंशिक रूप से रोजगार हो, आपको जो है एक पूर्ण रोजगार प्राप्त करने वाली स्थिति में लेके आ सके, और मनरेगा में आपको जो है वो ना मिले, आप खुद से अपना बिजनेस को यहाँ पर करें, वो है लाइफ। ठीक है, जिसमें क्या होगा, आपको यहाँ पर जो भी आपको काम आप करते हो, जो कि आप आंशिक रूप से रोजगार में शामिल हो, आपको उसके लिए टारगेट, जो भी आपका यहाँ पर उसके लिए रिक्वायर्ड स्किल्स होंगी वो आपको यहाँ पर दी जाएंगी, और उन स्किल्स के बाद आप लोग यहाँ पर अपने तरीके से अपने उस पूरी को काम कर सकते हैं, जिसमें 60 और 40 का यहाँ पर डिवीजन किया जाएगा। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें सारा का सारा जो 100% खर्चा है वो सारा इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू यहाँ पर किया जाएगा, और वुमेन और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी यहाँ पर 1/3 पार्टिसिपेशन यहाँ पे दी जाएगी। और इन सबको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक नई काउंसिल बनाई गई है, सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल, जो इसको देखेगी कि पूरा इसका यहाँ पर क्या इसको चल रहा है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि ये जो पूरा एमजी नरेगा है, ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को कितना मानता है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के किन किन प्रावधानों को ये एक इफेक्ट में लेके आ रहा है, तो भाई एक तो आर्टिकल 41 डीपीएसपी वाला जो आपको मैंने बताया था अभी। दूसरा, कि सरकार यहाँ पर आपको ऐसे कार्यों को देगी जो हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा सही हो। तो इससे क्या है, 48A जो कि कहता है कि एनवायरमेंट के साथ हमें आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, 48A में भी यहाँ पर इसको एक प्रावधान को एक लागू किया गया है। फिर आर्टिकल 21 क्या कहता है, हर एक को लाइफ जो है अपनी डिग्निटी के साथ जीनी है, तो अगर वो अपना पूरी तरीके से अर्न करता होगा तो वो अपनी लाइफ डिग्निटी से जी सकता है। साथ ही साथ आर्टिकल 16 क्या है कि जितने भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होगी उसमें हर एक को समान अवसर दिया जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से जो है मैं ये कह सकती हूँ कि काफी सारे प्रावधानों को यहाँ पर एक तरीके से इफेक्ट में दे रहा है 100 दिन का रोजगार प्रोवाइड करके। और सबसे खास बात पता है क्या है, मैंने अपने पंचायत के भी हर एक्ट में इसके बारे में बताया कि इस तरीके के जितने भी ये एमजी नरेगा और एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स आती है ना, ये सारी चीजें आपको पंचायत के लिए बहुत ज्यादा, मतलब पंचायत का रोल यहाँ पे बहुत बढ़ जाता है। जो पंचायत है ना यहाँ पर, वो यहाँ पर काफी बेहतर रूप से काम करती हुई नजर आई है, और ये बहुत ही एक नया उपलब्धि है पंचायत की। ठीक है, लेकिन यही है कि अब इनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। जैसे क्या है कि जो मनरेगा का जो दिहाड़ी है या फिर वेजेस रेट होते हैं, जिसको हम कहते हैं मजदूरी की दरें होती हैं, जो वो 17 स्टेट्स में बहुत कम है। बाकी स्टेट्स में कई जगह ज्यादा है, कई जगह पे बहुत ज्यादा कम है। तो क्या है कि उतना ज्यादा पेमेंट है ना, जो उतनी ज्यादा नहीं हो पा रही है। ठीक है, साथ ही साथ क्या हो रहा है कि जो वेजेस रेट डिफाइन किए गए हैं वो जब कभी बढ़ती भी है तो 4 रुपए या 21 रुपए सिर्फ बढ़ते हैं। और जबकि मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा जैसी मैंने एग्जांपल यहाँ पे दी है कि इनको तो कोई बढ़ावत मिली ही नहीं है, इनका इनके वेजेस में, इनकी मजदूरों की दरें में तो कोई बढ़ा ही नहीं है पैसा। ठीक है, साथ ही साथ एक नया ऐप लाया गया है, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर, जो कि अटेंडेंस मार्क करा करेगा सारे जितने भी मजदूर आते हैं वर्कर्स की। ठीक है, तो ये क्या हुआ था कि भाई पता लगेगा किसका कितनी अटेंडेंस है, कितनी चीजें हैं, लेकिन ये सब चीजें जो है वो यहाँ पर उतना तरीके से बेहतर तरीके से हो नहीं पाई, क्योंकि टेक्निकल डिफिकल्टीज बहुत ज्यादा आ रही थी। ठीक है, और जो हमारे वर्कर्स हैं उनकी अटेंडेंस भी मार नहीं पा रही थी।
ठीक है। और क्या हो गया था, क्योंकि आपको अगर इसमें आपको अपने रजिस्टर कराना है तो आपके पास स्मार्टफोन होना जरूरी था। ठीक है, आपको अटेंडेंस अपनी मार्क करने के लिए आपके पास स्मार्टफोन होना जरूरी है। और बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कि SC ST जगह से बिलोंग करती हैं, उनके पास अभी स्मार्टफोन नहीं है। साथ ही साथ इस पूरी की पूरी आपको इंग्लिश में डिजाइन किया गया है। सारे मैसेजेस जो भी आते हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शन दी जाती है, वो सारी इंग्लिश में होती है। तो रूरल वुमेन के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई। तो क्या टेक्निकल चैलेंजेस आने की वजह से ये ऐप को उतना ज्यादा बढ़ावा नहीं मिल पाया। ठीक है। और MG नरेगा जैसे सब पॉइंट की एक जो सक्सेस है ना, वो जमीनी स्तर पे बहुत ज्यादा हमारे लिए एक जो है वो महत्व रखती है। तो क्या हुआ कि इसके अंदर 80% जो फंड्स आए थे ना, वो पहले 6 महीने में ही खत्म हो गए, जो पूरे साल भर के लिए फंड्स। ठीक है। प्लस हुआ क्या, साथ ही साथ आपको भी पता है, ये चीजें सुनी होंगी आप लोगों ने, पेमेंट में डिले बहुत ज्यादा होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पेमेंट जब आई है रिलीज हो जाए टाइम के ऊपर। ऐसा जो है बहुत ही कम देखने को मिलता है। और पेमेंट में डिले होने की वजह से क्या होता है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि जो वर्कर्स होते हैं वो धीरे धीरे काम करने में फिर उतना ज्यादा मन ही नहीं लगता उनका। और क्या होता है, वो काम करने से ज्यादा तो बैंक में विजिट कर रहे होते हैं अपने पैसा निकलवाने के लिए। ठीक है। और 100% डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हर एक को मिले ऐसा भी जरूरी नहीं है। सेंट्रल का बहुत ज्यादा यहाँ पर रोल होने की वजह से जो लोकल गवर्नमेंट से पंचायती राज हैं, उनको उतना ज्यादा बेनिफिट यहाँ पर नहीं मिल पाया है। और इसी की वजह से बहुत ज्यादा, अगर मैं आज के समय की बात करूं, तो इनकम्प्लीट जो वर्क्स हैं वो बहुत ज्यादा अमाउंट में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है स्टेट गवर्नमेंट के पास भी फंड्स का उतना कमी है, जिसकी वजह से वो MG नरेगा के अंडर पूरा पूरा काम यहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं। तो MG नरेगा के ऊपर पता है क्या सवाल आ सकता है इसके ऊपर बिल्कुल आपके लिए एक सवाल मैं लेके आई हूँ यहाँ पर, जो आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपके लिए लिख रही हूँ वो सवाल यहाँ पर। इसको आप लिखेंगे अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि क्रिटिकली एग्जामिन वेदर, या फिर मैं इसको आगे के नोट्स में लिख देती हूँ, आगे की तरफ जहाँ पे स्पेस खाली है, सो दैट सब लोग यहाँ पे नोट कर सके। यहाँ लिख रही हूँ मैं। क्रिटिकली एग्जामिन वेदर MG नरेगा स्कीम has able to address the issue of rural distress। आपको ये बताना है इस पूरे के अंदर कि MG नरेगा जो है वो किस तरीके से जो है उतना कामयाब हो पाया है पूरे काम को करने में, रूरल एरियाज में। ठीक है, अगर मैं इसको हिंदी में बात करूं कि मनरेगा योजना ग्रामीण संकट में मुद्दे को हल करने में सक्षम रही है। इसको यहाँ पर आपको इस पर विचार करें। ठीक है, इस प्रश्न पर आपको यहाँ पर अपने हिसाब से एक आंसर यहाँ पर बनाना है, और इस आंसर को बनाइए। ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि आपने जो यहाँ पर आंसर प्रिपेयर किया है वो आपने कितने बेहतर तरीके से आंसर प्रिपेयर किया है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग यहाँ पर प्रिपेयर करिए, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले आर्टिकल की तरफ। हमारा फोर्थ आर्टिकल है डेटा प्रिवेसी के ऊपर। फोर्थ आर्टिकल डेटा प्रोटेक्शन के ऊपर है। ये कह रहा है कि भाई अभी रिसेंटली जो है यहाँ पर जो है नया प्रोटेक्शन बिल जो है यहाँ पर आएगा। जस्टिस BN श्री कृष्णा ने यहाँ पर बोला है कि भाई जो अभी नया आपने बिल बनाया है उसके अंदर चेंजेस करने की जरूरत है। ये रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज ने बोला है। ठीक है, अभी जो डेटा प्रोटेक्शन बिल चल रहा है उसके ऊपर उन्होंने यहाँ पर विवाद के लिए ऊपर मतलब एक बोला है कि भाई ये जो है इसमें और चेंजेस लाने की जरूरत है। और आज के समय में जैसे मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ ना ये लेक्चर, आज के समय में भी इसके ऊपर बहुत सारी बातें चल रही हैं। ठीक है, अभी भी इसके ऊपर काफी सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। तो यही हम पढ़ते हैं यहाँ पर क्या है पहले तो इसके बारे में। जो भी पहले तो हम इस बिल के बारे में समझ लेते हैं। पहले तो बिल पे आते हैं, ये रहा यहाँ पर बिल।
बिल यहाँ पर यही है कि भाई इसको जो है मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने यहाँ पर जो है वो 2022 में इसको नई तरीके से लाया है। ठीक है। लेकर के आए हैं लोगों के लिए, ताकि लोग यहाँ पर इसके बारे में चेंजेस के लिए बता सके। हुआ क्या भाई, यहाँ पर जो है आप ये लिखा गया है इसके अंदर की, मतलब बेसिकली 7 प्रिंसिपल है, 7 सिद्धांतों पे ये बेस्ड है। उस 7 सिद्धांतों को मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये लिखे हैं यहाँ पर मैंने। यहाँ पर ये है कि भाई आपको जो भी पूरा डेटा प्रोटेक्ट किया करा जाएगा हमारा, वो भी जो पर्सनल डेटा को यूज किया जाता है वो गलत तरीके से कहीं पर भी इस्तेमाल ना किया जाए। हर व्यक्ति को पता हो कि उसका पर्सनल डेटा कहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये भी पता हो कि उस पर्पस को, कि भाई यहाँ पर उसका पर्सनल डेटा जो है उसका पर्पस क्या है, रीड करो यहाँ पर, पर्पस क्या है उस डेटा का। और कभी भी कोई व्यक्ति यहाँ पर चाहता है कि भाई उसका पर्सनल डेटा यहाँ पे ना शो किया जाए, तो वो कहीं पर भी किसी भी तरीके से उसको विड्रॉ कर सकता है। ऑनलाइन हो उसका सारा डेटा, और अगर ऑफलाइन भी है तो उसके बारे में उसको पूरा का पूरा पता होना चाहिए। ठीक है। और अगर कोई इसको नहीं मानता है तो उसके ऊपर कोई जो है वो कार्यवाही भी यहाँ पर की जानी चाहिए। और अगर किसी का भी आप डेटा रखते हो स्टोर करके, तो एक फिक्स्ड ड्यूरेशन होनी चाहिए जब तक आप उसका डेटा स्टोर करके रख सकते हो। क्योंकि हमें भी यहाँ पर अधिकार है कि हम अपना इंडिविजुअल जो है वो भी अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पर किसी भी लैंग्वेज में यहाँ पर ऑप्टेट कर सके। तो ये तो है इसका बेसिक एक प्रिंसिपल। ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर इसके अंदर चेंजेस वगैरह की जो डिमांड चल रही है या किस तरीके से चल रहा है, इसमें क्या है कि इसमें ये लिख रहे हैं कि भाई जो पर्सनल डेटा है ना वो यहाँ पर गवर्नमेंट के फेवर में ही बात कर रहा है, ये लोगों के फेवर में तो बात ही नहीं कर रहा। ठीक है। ये आपका जो है फंडामेंटल राइट को, प्रिवेसी को भी हमारी हार्म कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। डेटा बोर्ड तो आपने क्रिएट कर दिया, लेकिन उसके ऊपर कोई गाइडलाइंस तो आपने तैयार ही नहीं करी, आपने ये तो बताया ही नहीं अभी तक इसमें कौन से लोग शामिल रहेंगे, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी। तो वही है कि यहाँ पर तो पूरी की पूरी आजादी अभी भी सरकार के पास ही है। ना आपने ये बताया है कि उसकी अपॉइंटमेंट में क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, कितने समय के लिए रहेंगे, आपने कुछ भी नहीं बताया। और वो पर्सन जो आएगा ना वो भी किसके हाथ में रहेगा, वो भी सरकार का ही एक कठपुतली बन जाएगा, उसके पास कोई अधिकार नहीं होगा। तो इन सब के तहत क्या चीज हो रही है, मतलब कि सरकार ही अपने फेवर में सारा काम देख रही है, ये चीज इन्होंने यहाँ पर बोली है। ठीक है। इन्होंने यहाँ पर सीधी सीधी यहाँ पर बोला है कि राइट टू इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी हमारा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के तहत, जो कि यहाँ पर आपने अबैंडन कर दिया है, पूरी तरीके से आपने उसको नजरअंदाज कर दिया है। ठीक है। तो ये उन्होंने यहाँ पर इसके लिए बोला है जिसको चेंज करने की जरूरत है। और आज के समय में अगर मैं बात करूं, आपको भी पता है कि हम अपनी इंफॉर्मेशन हॉस्पिटल, बैंक, गवर्नमेंट एजेंसी, कितनी जगह पे हम अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं। हमारा डेटा आज हर जगह पर अवेलेबल है। सबको पता है ना, आप एक जगह पे अगर सर्च कर रहे हो कोई आइटम को, आपने मान लीजिए अमेजोन से कोई, जैसे अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, आपने सर्दी के मौसम के लिए अमेजोन से कोई सर्दी की कोई जैकेट मंगवाई है। अगर आपने जैकेट एक बार वहां से देखी है, सिर्फ सर्च ही करी, मैं तो ये भी नहीं कह रही कि मंगवाई है, सिर्फ सर्च करी है, तो क्या होगा, आपको उससे संबंधित बहुत सारी एड जो है, बहुत सारी जो भी एक चीजें होती हैं वो आपको और प्लेटफॉर्म पे, चाहे इंस्टाग्राम हो चाहे यूट्यूब हो, वहां पे एड्स दिखने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे डेटा ट्रांसफर किया जाता है, आपका पर्सनल डेटा वहां पे शो किया जाता है। तो यहाँ पर ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव डेटा होता है, उनको नहीं शो करना चाहिए, चाहे हेल्थ रिकॉर्ड हो, फाइनेंशियल हो या गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ डेटा हो, वो वहां पे शो नहीं होना चाहिए, यही इसकी बात में कहता है। क्योंकि हमारे पास भी अधिकार है कि हम अपनी चॉइस बता सकें कि हमें जो है वो डेटा शो करना है या नहीं करना है। ठीक है। यहाँ पर जो डेटा के प्रिंसिपल हैं हम लोग, और जो डेटा को यहाँ पर पढ़ते हैं, उनके बीच में कोई भी समानता नहीं होनी चाहिए। ये है पूरा ये बिल जो कि आज के समय में हमारे सामने आया हुआ है। समझ गए सब लोग? बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। सेस एंड सरचार्जेस के ऊपर बात करता है। यहाँ पर जो है सेस और सरचार्जेस को यहाँ पर बहुत सारी सेंटर ने जो है सारी स्टेट्स ने यहाँ पर बोला है कि जो है एक सीमित जो है उसको करने के लिए यहाँ पर बात करिए कि उसको जो जो भी आप सेस और सरचार्जेस यहाँ पे लेते हैं उसके ऊपर आप एक सीमित यहाँ पर रखें उसके ऊपर। पहले तो मैं आपको डिफरेंस बता दूं, सेस और सरचार्ज में डिफरेंस क्या होता है। सेस वर्ड होता है कि जो भी आप टैक्स लेते हो वो आप एक पर्टिकुलर फंड में जाता है, और वो कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज के लिए होता है, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब में लगाने के लिए करते हो। मतलब सरकार जो है वो जो टैक्स का पैसा खर्च करेगी वो इन सब जो इंपॉर्टेंट आइटम्स है उन पे खर्च करेगी। और सरचार्ज क्या होता है? सरचार्ज होता है
जो हम सरकार जो है वो पैसा यहाँ पर किस पे लगाएगी, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, बेस्ड अपॉन द रिक्वायरमेंट, अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ पर जो है वो सरकार यहाँ पे लगाएगी उसको, सेस और सरचार्ज को। ठीक है, तो यहाँ पर वही टैक्सेस के ऊपर यहाँ पे काफी बात चल रही है कि यहाँ पर ये जो है सेस का रेट है या सरचार्ज का जो रेट है जो सरकार यहाँ पर लगाती है लोगों से, वो यहाँ पर थोड़ा सा रिड्यूस करना चाहिए। कुछ नहीं है, दोनों का मतलब टैक्स ही है, टैक्स के ऊपर एक और टैक्स लगा देना है, ये है सेस। ठीक है, ये जाता कहाँ पे है पैसा, ये सारा सीएफआई में जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, जो कि स्पेशली यहाँ पर एक पर्पस के लिए या दो पर्पस के लिए यहाँ पर लगाया जाता है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर याद रखेंगे, तो ये एक इम्पोर्टेंट है। ठीक है भाई, अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ, चलो सेस और सेस का एग्जांपल दे देती हूँ मैं, क्या है सेस का मतलब यहाँ पर क्या होता है। देखो भाई, जैसे कि मान लीजिए कि पर्सनल इनकम टैक्स जो है किसी व्यक्ति का, पर्सनल इनकम टैक्स दो देता है 30%। ठीक है, 30% हो गया, लेकिन वहां पर एजुकेशन का सरकार ने यहाँ पर एडिशनल टैक्स लगाया है, एजुकेशन सेस यहाँ पे लगाया है 3% का। तो अभी 3% मतलब कि 30% का 3% यहाँ पर निकाला जाएगा, और फिर जो है टोटल टैक्स कितना बन जाएगा, टोटल टैक्स बनेगा 30%, तो ये वाला था ही, प्लस में 3% ऑफ 30%, तो टोटल इसका अमाउंट कितना बन जाएगा, 30.9%। ये है सेस। ठीक है, बहुत सारे सेस यहाँ पे लगाए जाते हैं, मोटर कार्स के ऊपर स्वच्छ भारत सेस हो गया, ठीक है, क्रूड ऑयल के ऊपर, एक्सपोर्ट के ऊपर, टोबैको के ऊपर, हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर। इवन जो केरला में जो बाढ़ आई थी उसके बाद सरकार ने यहाँ पर 1% कैलामिटी टैक्स, पहली बार ऐसा हुआ था कि भाई किसी डिजास्टर के ऊपर भी टैक्स लगा दिया है। ठीक है, और सरचार्ज यहाँ पे किस पे लगाया जाता है, सरचार्ज उन व्यक्तियों पे लगाया जाता है जिनकी इनकम जो है वो 50 लाख से ज्यादा होती है। ठीक है, ये सब जो है सरकार को यहाँ पे लगता है, तो वहां पर आपके लिए सरचार्ज लगा करके आपसे यहाँ पर पैसा यहाँ पर वसूल सकती है। ठीक है, उसे हम कहते हैं सेस और सरचार्ज। तो यहीं पर ये इसी पूरे के पूरे रूप में यहाँ पर बात हो रही है, मतलब पूरा आर्टिकल यही है, पूरा जो मैंने लिखा है वो यही सब समझा है, मैंने आपको जो यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन करा है सेस और सरचार्ज। ठीक है, यही है पूरा आर्टिकल। लास्ट आर्टिकल है हमारे पास इक्शक। इक्शक क्या चीज है, इक्शक यहाँ पर एक सर्वे वेसल है। ठीक है, एक सर्वे वेसल जो कि लॉन्च यहाँ पर हो चुकी है, एलएनटी ने बनाई है, लर्सन एंड टर्बो, नाम सुना होगा आप लोगों ने इनका। उन्होंने ही यहाँ पर इसको बनाया, चेन्नई में बनाया है, बे ऑफ बंगाल के रीजन में। ठीक है, कहाँ पर, कट्टुपाली, तमिलनाडु, चेन्नई में। इक्शक नाम क्या है, इक्शक का शब्द का मीनिंग होता है गाइड, जो कि लार्सन एंड टर्बो जेन जीआरएसई भी फुल फॉर्म लिख लीजिए, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, इन्होंने यहाँ पर दिया है, ताकि ये गाइड गाइड करेगी, इसका मतलब है यहाँ पर जितने भी हमारे सी में काम करने वाले लोग हैं उनको यहाँ पर एक तरीके से प्रोवाइड करेगी, उनको एक सुरक्षा प्रोवाइड करेगी। तो पहली, सॉरी तीसरी है ये, तीसरी भारत की यहाँ पर सर्वे व्हीकल शिप यहाँ पर लॉन्च हो चुकी है इक्शक के नाम से। तो इक्शक इम्पोर्टेंट है हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है, कहाँ बनाई है इसको, क्या इसका नाम है। ठीक है, और हमसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो शिप है ये क्या काम कर सकती है, तो इसकी जो स्पीड है वो भी काफी बेहतरीन है। यहाँ पे आप देखेंगे, ये कुछ मैंने डिटेल्स यहाँ पे रखी है, डिटेल्स में मैंने यहाँ पे लिखा है क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं इसकी, इसकी लेंथ, इसकी विड्थ। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इतना ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। ठीक है, इसका मेन काम है कि जितने भी डीप वाटर मिशन होंगे, नेविगेशन होगा, जो बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट बंदरगाहों पर ही इसको लगाया गया, तट और गहरे पानी का सर्वेक्षण करने के लिए। नाम ही इसका सर्वे वेसल है, ये काम ही सर्वे का करेगी। ठीक है, गाइड करेगी, सर्वे का करेगी, साथ ही साथ ओशन से मिलने वाले जितना भी डेटा होगा हम लोगों के लिए वो लेकर के आएगी, और जो है इमरजेंसी के समय में हमारी एक हॉस्पिटल जो ऑलरेडी वहां पर है, जहाँ पे हम अपने जो है अपने ऑफिसर्स को रख सकते हैं, वो भी इस तरीके से ये काम हमें करके देगी। तो ये है इस पूरे का ऑब्जेक्टिव। चलिए,
बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं हर समय आपके लिए क्वेश्चंस लेके आती हूँ, तो वो भी एक क्वेश्चन है जीसीसी के ऊपर, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, जिसमें 6 यहाँ पर कंट्रीज हैं। जीसीसी, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं, मतलब आप पढ़ेंगे इसको। जीसीसी जो है यहाँ पर 6 मेंबर्स का एक ग्रुप है, जो कि 1981 में बना था। कौन से 6 मेंबर? सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन, जिसके हेडक्वार्टर रियाद, सऊदी अरेबिया। आपको सारी की सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट करनी है, बहुत ही जरूरी है। ये तीनों आप कंप्लीट करके पढ़िएगा। आंसर है इसका सी। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक लिखी हुई है। ये है सारी, मैंने यहाँ पर मैप भी इंक्लूड करा है। ये है सारा। ये कौन सा सी है भाई? ये है हमारा रेड सी। ये रेड सी है यहाँ पर, ये पूरी एक लाइन है। यहाँ पर यमन है। ठीक है, यमन इसका पार्ट नहीं है। यहाँ पे एक स्ट्रेट आती है जिसका नाम है बाब अल मंदेब। ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये भी एक स्ट्रेट है। क्या नाम है स्ट्रेट का? स्ट्रेट का नाम है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले आर्टिकल की तरफ, टॉबिन टैक्स के ऊपर। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, टॉबिन टैक्स। टॉबिन टैक्स किस तरीके का टैक्स होता है? ये एक्चुअली ना, टॉबिन थे, जेम्स टॉबिन, उन्होंने यहाँ पर लिखा था। ये उन्होंने टैक्स लेकर के आए थे। इनको यहाँ पर नोबेल प्राइज भी मिला इकोनॉमिक के अंदर। तो ये टैक्स वो होता है ऑन द स्पॉट, यहाँ पे टैक्स लगता है जब आप एक करेंसी को दूसरी करेंसी में चेंज कराते हो। ऑन स्पॉट करेंसी कन्वर्जन कराते हैं, ठीक है, तो उसमें यहाँ पर इसको लगाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। ये एक टैक्स लगाया जाता है। 1972 में ये शब्द निकाला गया था, जो कि कंट्री की जो वित्तीय सिचुएशन है उसको संभालने के लिए लगाया गया था। ठीक है, जैसे कई कंट्रीज ने लगाया पर उनको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाया। और साथ ही साथ ये करेंसी जो है यहाँ पर जितनी भी इधर से उधर जाती है, उसके लिए सरकार को एक रेवेन्यू जनरेट करके देती है। बिल्कुल सही बात है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। समझ गए सब लोग इस चीज को? तो ये था हमारा पूरा आज का जुड़े हुए 29 नवंबर के सारे आर्टिकल्स। आई होप सब लोगों को यहाँ पर समझ में आ गए होंगे, सबको क्लियर हो गया होगा। कैसा भी आपको लेक्चर लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कैसा आपको समझ में आया। मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर की तरफ। थैंक यू एवरीवन।